मित्रों, नमस्कार। कुछ असुविधा हुई। तकनीक कई बार हमसे आंख मिचौली का खेल भी खेलता है। तो हम अभी इतनी महत्वपूर्ण बातचीत सुन रहे थे, इतनी उल्लेखनीय बातचीत, और अपने ही जो हमारी फिल्में हैं, हमारी जो फिल्मों की विरासत है, उसके निर्माण की प्रक्रिया है, उसको जान समझ रहे थे। और तभी कुछ गड़बड़ी हो गई और हम वापस पुनः अनुरोध किया हमने अब मुजफ्फर अली साहब से कि कृपया वे आए, और उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। मित्रों, जहां निसार फिल्म पर बात हो रही थी, शमा जैदी के संबंध में बात हो रही थी, हम पुनः उसी विषय पर लौटते हैं। आदरणीय मुजफ्फर अली साहब। जी, असल में जानिसार जो थी फिल्म, वो एक मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक सोच थी। और वो सोच क्या, बल्कि एक अंग्रेज़ों की एक पूरी पॉलिसी थी। जो 1857 जहाँ पर उमराव जान फिल्म ख़त्म होती है, वहाँ से वो जानिसार की कहानी शुरू होती। क्योंकि उस वक्त उस दौर को देखा होगा लोगों ने, जिन्होंने जानिसार मतलब उन्होंने जो 1857 में जो कुर्बानियाँ दी, तो उस पूरे प्रोसेस को एक तरीके से देखा जाए तो फ्लैशबैक में, और जिसे कहना चाहिए एक 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 नए मूवमेंट के साथ जोड़ के उसको पेश करने की कोशिश की थी। कि अंग्रेज़ों ने, मकौले ने जो लिखा था कि कोई, मैं पूरा भारत देख चुका हूँ घूम के, यहाँ कोई नंगा भूखा नहीं मिलता है, यहाँ पर हर आदमी जो है वो डिग्निफाइड है और उसमें बड़ी हाई सेल्फ स्टीम है। लेकिन अगर जब तक हम इनकी कल्चरल आइडेंटिटी को नहीं, उसकी पीठ की हड्डी नहीं तोड़ेंगे, तब तक ये देश हमारे काम का नहीं है। इस कहानी को लेके मैंने दिखाया है कि 1857 के बाद धीरे 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 करके छोटी छोटी बातों से कि क्या क्या हुआ। अब वो मैंने एक उसमें भी एक तवायफ का किस्सा लिया, उसमें भी एक ताल्लुकदार का किस्सा लिया, उसमें भी अवध के वही किरदार थे जो जिनको हम जानते हैं, और किस तरीके से उन किरदारों में एक कम्युनल हार्मनी होती थी, जो धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों ने उसको ख़त्म किया। अवध में ये मामला था कि कोई बता नहीं सकता था कि ये हिंदू है या मुसलमान। वहाँ के ताल्लुकदार, जो हिंदू ताल्लुकदार थे, वो नोहे मरसिए पढ़ते थे, ताज़िए रखते थे, और इसी सूरत से एक अजीब मतलब मिल बैठने की एक सभ्यता थी जो मैंने दिखाई, और जिसको धीरे धीरे कैसे अंग्रेज़ों ने उसको ख़त्म करने की कोशिश की। तो ये एक ख़ास सोच थी उसमें। उसमें कुछ अंग्रेज़ी कास्ट भी थी जो विलायत से आई थी, फिर यहाँ भी कुछ कास्ट थी। तो इसको हमने जानिसार में पेश करने की कोशिश की। उसमें गज़लें भी जो थीं, उसमें वाजिद अली शाह की थीं, और उस दौर में जो लिखी गई थी गज़लें वो थीं। और ये एक तरीके से देखा जाता है, इट वाज़ अ ओड टू वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह एक मुझे लगता है ऐसा हसास इंसान था, जिस और बेज़रर इंसान था कि उसको जितना याद किया जाए कम है। और इसी पे एक वाजिद अली शाह का एक तरीके से देखा जाए तो एक नॉस्टैल्जिया एक थ्रू आउट चलता है उस फिल्म में। और उसकी म्यूज़िक मैंने और शफ़क़त अली ख़ान ने दी थी। वो भी आप सुनिएगा कभी, आपको शायद अच्छी लगे। और इसमें एक और बहुत बड़ा जो रोल था, सोच थी, और जो लिरिक्स से पेश की गई थी, वो राही मासूम रज़ा। राही मासूम रज़ा जो थे, उन्होंने जो 1857 पे किताब लिखी है, वो बहुत ही एक
जिसे कहना चाहिए संग मील है, और उसमें आप आप सोच नहीं सकते कि किस तरीके से वो आदमी उसमें डूब के उसने 1857 का दर्द पकड़ा है। तो आई थिंक अब ये दीज आर नॉट रिसर्च, दीज आर एक्सप्रेशंस ऑफ आर्ट एंड फीलिंग, यू नो। तो ये मैंने इस्तेमाल की, ये कलाम इस्तेमाल किया, और को आप देखिएगा कभी, तब आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से इस शायरी को किस तरीके से इसमें पेश किया गया है। और ज़ाहिर है मतलब किसी वजह से वो ढंग से रिलीज़ नहीं हो पाई, लेकिन उसमें मैं, जब तक आप खुद ना देखें तब तक मैं कुछ कह नहीं सकता। हेलो जी जी। मित्रों, हम जानते हैं कि मुजफ्फर अली के दिल के पास अवध और अवध की संस्कृति रचती बसती है। जो गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है हमारी सभ्यताओं के साथ, और हमारे साहित्य में वे तहजीब जिस तरह से दर्ज है, उसे फिल्मों में दिखाने का काम जिस शिद्दत के साथ किसी निर्देशक ने किया है, तो वे मुजफ्फर अली। इसी तरह से कश्मीर पर आधारित इनकी फिल्म है। और अभी जो ये चर्चा कर रहे थे कि उन 14 शायरों पर जो इन्होंने सीरीज का निर्माण किया, जिसके लेखन के साथ शमा जैदी भी जुड़ी रही, तो मैं चाहूंगा मुजफ्फर साहब कि उसके बारे में, उस इश्क की जुबान के बारे में कुछ विस्तार से बातचीत करें और उन अनुभवों को साझा करें, और इस बहाने शमा जैदी पर भी कुछ बातचीत हो पाएगी। मुजफ्फर साहब। अगर देखा जाए तो ज़बाने इश्क की जो स्क्रिप्ट्स हैं वो अपनी जगह पे एक 14 फिल्मों की स्क्रिप्ट्स हैं, वो अपनी जगह पे एक किताब बन सकती है। और किस तरीके से वो लिखी गई, किस तरीके से उनको स्ट्रक्चर किया गया है, और हर शायर एक तरीके से देखा जाए तो एक समंदर था, उसको कूजे में भरना, ये एक टेक्स्ट बुक कहा जाएगा इस किताब को पढ़ना। क्योंकि आजकल उर्दू का तो बहुत बड़ा एक हवा है, तूफान है, लेकिन उर्दू को लोगों के दिलों से जोड़ना, लोगों के दर्द से जोड़ना, लोगों के माहौल से जोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? वरना उर्दू एक कोई किताब की चीज़ नहीं है, कोई क्लास की चीज़ नहीं है। उर्दू जो है वो एक, जैसे मैंने कहा, ज़बान इश्क है। तो इश्क क्या होता है, किस तरीके से वो समझा जाता है। और इश्क में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इश्क में तासुब नाम की कोई चीज़ नहीं है, सांप्रदायिकता नाम की कोई चीज़ नहीं। अगर किसी में सांप्रदायिकता का ज़रा सा भी पॉइजन है तो वो इश्क को पॉइजन कर देगा हमेशा के लिए। तो आप इश्क से हमेशा महरूम रहेंगे। तो पैगाम मोहब्बत जो है वो, इस पैगाम मोहब्बत के नाम पे भी मैंने 4-5 फिल्में बनाई। और इसके जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रतीक हैं पैगाम मोहब्बत के, वो हैं मेरे नज़र में, बहुत लोग हैं। अमीर खुसरो एक बहुत बड़े वो मतलब एग्जाम्पल हैं नेशनल हारमनी के। और इतना बड़ा आपको हिंदुस्तान का आशिक नहीं मिलेगा जितना अमीर खुसरो है। तो उसको भी लेके मैंने पिछले 20 साल से जहान खुसरो करता आया हूँ। तो उसमें भी एक, अब ये कोई कहे कि मैं फिल्म और कम्युनिकेशन से खिसक गया हूँ, रिटायर हो गया हूँ या हार गया हूँ, ये गलत है। क्योंकि मैं अपना वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि चीज़ मतलब देर पा हो। तो
मौके का भी सवाल है। अब आप तो ये समझ लीजिए कि हर चीज़ जब से OTT बना है, आया है, काफ़ी चीज़ें आसान भी हो गई हैं। कम्युनिकेशन जो है एक अलग लेवल पे पहुंच गया है। तो उसमें किस तरीके से हम लोग एग्जिस्ट करेंगे, किस तरीके से सरवाइव करेंगे, ये हमारे सामने चैलेंज है। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिल्म्स जो है वो एक इंटीग्रेटेड आर्ट फॉर्म है। उसमें अगर आप कलाकार नहीं हैं, अगर आप दस्तकार नहीं हैं, अगर आप में शायरी की और अल्फाज की परख नहीं है, तो फिर आप मतलब एक अधूरे फिल्मकार हैं। और एक मुरस्सा फिल्मकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हर तरह से मकनातीस की तरह टैलेंट को खींचे और उसको लाके लोगों के सामने पेश करे। तो अभी तो मैं फ़िलहाल, मेरा जो मेन पैशन है वो पेंटिंग का है। मैं पिछले, जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो मैं पेंटिंग में लगा हूँ। तो पेंटिंग से भी मुझे, जब से रूमी है, रूमी पे मैंने कम से कम नहीं तो 150-200 स्केचेस और 10-15 बड़ी पेंटिंग्स बनाई हैं। और मैं समझता हूँ ये पेंटिंग्स भी एक सिनेमैटिक आर्ट फॉर्म है। उसमें भी आप ये नहीं सोचिए, वो भी एक मोन्टाज है, वो भी एक स्क्रीन प्ले है। किस तरीके से ये और वो और ये और क्या मिलके एक एक स्टेटमेंट पैदा होता है। और वो समझता हूँ कि ये चीज़ें फिल्म में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी जब तक हर फिल्म के एक एक सीन को स्केच न कर लूँ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं इस फिल्म में कैमरा कहाँ रखूँ, मैं क्या बात किससे कहूँ। तो आई थिंक ये एक इंटीग्रेटेड आर्ट फॉर्म है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपका एक एक मेंबर जो है, और ख़ासतौर से मैं शमा जी को दाद देता हूँ कि यू मस्ट हैव फुल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। अगर उन्होंने कहा नहीं तो फिर नहीं, अगर उनका हाँ तो यू कैन गो फुल स्टीम में। क्योंकि जो भी लेखक हाँ बोलता है तो वो आपके लिए, आपकी फिल्म के लिए, एक आर्ट के लिए सोच समझ के बोलता है। और जिसे कहना चाहिए, अगर कोई आपको मिल जाए नादान दोस्त, तो वो ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो उस तरीके से मुझे लगता है जो राइटर होता है वो एकदम आप पे कड़ी नज़र रखता है। तो अब अभी मैंने वो भी बनाई थी 18 फिल्में दस्तकारी पे, वीविंग ड्रीम्स क्राफ्टिंग लाइफ। उसमें भी शमा ने हमारा साथ दिया, क्योंकि दस्तकारी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फिल्म मेकिंग का। क्योंकि जब तक फिल्म आपकी टैक्टाइल ना हो, आप उसको छू ना सकें, आपको लगे कि ये किरदार जो है, ये इसमें इंसान है, तब तक वो, और उस इंसान से एक कला पैदा हो रही है। मुझे लगता है ये तमाम सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और फिल्म मेकिंग के लिए। और उसके लिए इत्तेफाक की बात यह है कि अब मैं क्या बताऊँ, बॉम्बे बहुत मुनासिब जगह नहीं है। हो सकता है हो, लेकिन क्योंकि इस वक्त जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है फिल्म मेकिंग का, वो बहुत क्या नाम है, सफ़र कर रहा है। और इसमें ही शमा जैसे लोगों की बहुत बड़ी अहमियत है और रोल है। अब ये कहना कि शमा को क्या मालूम आज के लोग क्या चाहते हैं, ये बात है। क्योंकि किसी को तो मालूम है, जिसको तजुर्बा है उसको मालूम है। और वो भी, आप जो बात कर रहे हैं वो इंसान की ही बात इंसान से कर रहे हैं, और उसमें फ़न और हुनर बहुत ज़रूरी है उस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो मैं शमा को 100% नंबर देता हूँ कि वो, अब मैं तो, मेरे लिए तो बहुत बड़ी एक लग्जरी है कि शमा आए और यहाँ रहें हमारे साथ
और हम लोग मुख्तलिफ तरह की ख्यालबाजी करें और सोचें ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, नहीं हो सकता, चाहे ना भी हो। लेकिन ज़हनी कसरत तो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आई थिंक देयर इज़ नो बेटर पर्सन देन शमा। जी मित्रों, मुजफ्फर अली एक ऐसे फिल्म निर्देशक हैं जो पहले स्केच बनाते हैं, फिर फिल्मों की ओर जाते हैं। उमराव जान के साथ भी आपने यही किया। तो ये स्केचेज में कल्पना करके उसे उतार कर फिर फ्रेम दर फ्रेम फिल्म की यात्रा करते हैं। उमराव जान एक ऐसी फिल्म रही जिनमें एक बड़े शायर फैज अहमद फैज की टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण है और हमने वो आपसे सुनी भी है। तो कृपया उसके बारे में कुछ बताएं कि फैज अहमद फैज की वह टिप्पणी, वह प्रतिक्रिया जो काफी महत्वपूर्ण थी। और आपने कहीं यह बात भी कही है कि आपने गजलों में उस फिल्म को बनाने की कोशिश की है। वह फिल्म बनाई नहीं है, फिल्म कही है, ऐसा लगता है। तो उस पर भी कुछ कहें। जी असल में ये जो फैज ने कहा था वो नमन के बारे में कहा था और उन्होंने ओहो, ये माफ पूरा कीजिएगा जी। जी जी जी। तो अब ये मौका नहीं है गमन की इतनी बात करने का, लेकिन वो बहरहाल एक मेरे लिए तो बहुत बड़ा अवार्ड था जो उन्होंने कहा। कोई और तो बहरहाल वो एक अपनी यहाँ पे एक मकाम था जो मुझे याद रहेगा। मित्रों, गमन मुजफ्फर अली साहब की पहली फिल्म है। गमन के बाद उमराव जान के बाद आगमन, फिर जानिसार और कई दूसरी यात्राएं आप फिल्मों के माध्यम से करते हैं। अंजुमन भी मित्रों, थी। हाँ अंजुमन, जी जी अंजुमन बिल्कुल। और बुनकरों की समस्याओं पर केंद्रित गन्ना गन्ना के किसानों पर केंद्रित भी आपकी फिल्म है। जी जी, वो तो मुझे लगता है एक अपनी जगह पे वो संग मील है कई तरीके से। जी आज जो किसानों का मूवमेंट हो रहा है उसमें ये लोग दिखाते भी हैं उसको, शाम को जब इकट्ठा होते हैं तो उसमें फैज़ का तमाम कलाम इस्तेमाल किया है। तो मेरा असल में सारा खेल जो है ज़िंदगी का वो इन्हीं डिस्पोजेस्ड और मजबूर लोगों से जुड़ा हुआ है और इनमें कितनी हमदर्दी पहुंचा सकते हैं, कितनी मोहब्बत से इनको देख सकते हैं और दिखा सकते हैं। ये एक पूरा एक जिसे कहना चाहिए मिशन है जिसको अच्छी सोहबत में रह के जिसको डायरेक्शन मिलता है अच्छे लोगों के साथ बैठ के इसमें इसमें चलना चाहिए। शाखें निकलती हैं, फूल खिलते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम क्या हम करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या सोचते हैं, किससे मिलते हैं, क्योंकि आदमी आज की ज़िंदगी में इतना कंफ्यूज है, कुछ नहीं तो आपने फ़ोन को लेके इतना कंफ्यूज है कि उस फ़ोन में आपको हज़ारों तरह की बातें, हज़ारों तरह की चीज़ें, अच्छी चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुरी चीज़ें, लेकिन सवाल ये है कि आप किस तरफ जा रहे हैं और उसके भी रास्ते दिखाई देते हैं। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा पर्सन टू पर्सन जो राब्ता है, जो कनेक्शन है, वो ज़रूरी है। तो आप जी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी कोशिश है। इसमें लोग इसी बहाने से हमसे, शमा से, अतुल तिवारी से जुड़ रहे हैं और एक दुनिया देख रहे हैं और एक पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी, शुक्रिया मुजफ्फर साहब। थैंक यू। एक बार पुनः जी जवाने इश्क की ओर वापस चलते हैं, जिसमें
आजकल तो जी जमाने नफरत चल रही है हाँ, जी मित्रों, मुजफ्फर अली, जैसा मैंने पहले भी चर्चा की थी कि जहां जरूरत पड़ती है वहां सड़क पर उतरते हैं, प्रेम के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए पदयात्रा भी करते हैं, और एक साथ फिल्म निर्माण के साथ तमाम जो दूसरी विधाएं हैं उनमें सक्रिय हैं, और सामाजिक सरोकार की जो व्यापकता है इनके भीतर उसे भी हम देखते हैं। और इनके यहाँ बार बार अवध की चर्चा होती है, लेकिन सिर्फ अवध की नहीं होती है, अलीगढ़, अलीगढ़ को अपने जीवन के लिए, अपने फिल्मकार के लिए एक वरदान के रूप में देखते हैं, जब वहां उनका लंबा प्रवास हुआ और तमाम जो वहां के महत्वपूर्ण शायर थे, लेखक थे, शहरयार, राही मासूम रजा, इन सब के साथ इनका वास्ता रहा, और वह सब चीज हम इनकी फिल्मों में भी देखते हैं। जब हम शायरों की बात करते हैं तो जिस तरह का यह ट्रिब्यूट जवाने इश्क के माध्यम से मुजफ्फर अली साहब ने दिया है वह महत्वपूर्ण है। ये जो हमारे अपने ही शायर हैं, जिनमें मीर है, गालिब है, फैज अहमद फैज है, फिराक है, मोमिन है, इकबाल है, कैफी आजमी है, ये सब इतने चिर परिचित शायर हैं। और इसके अतिरिक्त जब हम देखते हैं कि यह जितने हमें आसान लगते हैं इन्हें पढ़ना, हम इन्हें पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं, कोट करते आए हैं, लेकिन जब हम इन पर फिल्म बनाने की बात सोचते हैं, कोई टीवी सीरीज बनाने की बात सोचते हैं, तो किस तरह की चुनौती आती है, इस पर भी आज स्वयं उसके फिल्मकार से सुनते हैं। मुजफ्फर साहब। देखिए, किरदार जो है उसको लगना चाहिए हर आदमी को कि ये मैं इसको जानता हूँ, और उसको ये भी लगना चाहिए कि ये एक ऐसे दौर का आदमी है जब ये था और वो था, और किस तरीके से लोग रहते थे, सोचते थे। तो ये मेरे सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि ये पिछले कंटेम्प्रेरी पोइट्स से लेके और पिछले 200 साल पुराने पोइट्स को लेके एक एक नक्शा खींचा जाए। उसमें कुछ शायर ऐसे भी थे कि जो मतलब बिल्कुल एक दौर के, एक जगह के लोग थे, जिन्होंने आखिरी मुशायरा जो दिल्ली का हुआ है बहादुर शाह जफर के दरबार में, वो सब गालिब भी थे, मोमिन भी थे, ज़ौक़ भी थे। तो इस तरीके से इनका संगम भी है और ये अलग भी है। फिर ऐसे भी शायर थे जो इनकलाब से जुड़े थे, इनकलाब के रोमांस से जुड़े थे, जैसे मखदूम हुए, फैज़ हुए, कैफ़ी हुए। तो ये तमाम सब, ये अलग अलग जो इसकी शाखें हैं शायरी की। फिर बड़ी जो पहलू है शायरी का, जैसे मरसी ख़वानी, उसमें मैंने मीर को भी लिया। मीर के ज़रिए से हमने मीर का रोमांस दिखाया है, मीर की शरारत दिखाई, मीर का एक मतलब एक बचपना दिखाया है, कैसे वो उनको शौक़ था, क्या नाम है, रामायण पढ़ने का। तो वो तिलक लगा के एक पंडित जी के पास जाके वहाँ बैठ जाते थे। तो उनको आई मीन एक शख्स था जिसको एक समझ के कुछ कहने की एक चाह थी। तो इस तरीके से हर कैरेक्टर में आपको, हर शायर में अब आपको एक अलग ही दुनिया मिलती है। जैसे वो हुए, अब आप गालिब को देखें तो उनका पूरा एक गदर का दौर क्या था और उनका सफ़र का दौर क्या था, जब वो अपनी पेंशन लेने जाते हैं कलकत्ते बनारस होके, और किस तरीके एक अलग तरह का रोमांस भी था और डिसल्यूजन भी था, और किस तरीके से उन्होंने इसको अ, इसको पेश किया गया। तो अब एक
लोग नहीं जानते हैं कि कितना बड़ा शायर आगरे से गुजरा है, नज़ीर अकबर आबादी। और नज़ीर अकबर आबादी से बड़ा कोई, मुझे लगता है, नेशनल इंटीग्रेशन का शायद हिंदुस्तान में नहीं है। इसमें महादेव जी की भी कथा वो है, मधा है, और कृष्ण जी की भी है। और आप सोच नहीं सकते वो शख्स कितना फिराक दिल और खुला हुआ आदमी था। तो अब जिसने नज़ीर को नहीं समझा, उसने, मुझे लगता है कि इस देश को नहीं समझा। क्योंकि ये देश ऐसा है कि यहाँ से अगर आप थोड़ा सा भी गहराई में जाएं तो अंदर से आपको एक अ, नरमी, एक गुदाजी मिलती है जो ये शायर आपको आप तक पहुंचाते हैं। तो ये पैगाम ज़बान इश्क जो था वो एक अपनी जगह पे अ, एक छोटा सा एक वो था ट्रिब्यूट। हम तो बहुत ही छोटे आदमी हैं, लेकिन हम जो करते हैं उसमें थोड़ा सा नोक पलक देख लेते हैं ताकि कोई उंगली ना उठाए। उसी तरीके से इसमें कास्टिंग भी की तो मैंने बहुत ही आम बच्चों को लेके की। तो आप सोच नहीं सकते, बेचारा बहुत ही सीधा साधा, आई थिंक ही वाज द जाट बॉय, उसको मैंने मखदूम का रोल दिया। लेकिन वो क्या उस लगा है, और क्या उसने पूरी शायरी किस तरीके से उसने हिफ्ज करके पेश की। इसी तरीके से फिराक का भी जो रोल था, ये एक एक किरदार जो है ये सब दिल्ली में थे। ये कोई बाहर से नहीं, मतलब इत्तेफाक से कोई भटक के बॉम्बे नहीं पहुंचा था। अब पता नहीं कहाँ है, लेकिन फॉर मी दे वर इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स इन एक्टिंग, यू नो। तो आई थिंक शमा भी शायद खुश हुई हो, मुझे नहीं मालूम, उनको खुश करना मुश्किल काम है। लेकिन मैं तो बहुत खुश था कि उन्होंने किस तरीके से लिखा और कैसे हम लोग इसको पेश कर पाए। जी मित्रों, हमने लखनऊ, अलीगढ़, दिल्ली की बात की। मुजफ्फर अली के हृदय के पास कश्मीर भी है। कश्मीर से काफी प्रभावित हुए, और इतने प्रभावित हुए कि सूफी संगीत पर लगातार कई बेहतरीन कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रहे हैं। हवा खातून पर केंद्रित इनकी पीरियड फिल्म भी जूनी नाम से, जो जिसकी जिसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। मुजफ्फर साहब, यह सवाल इसलिए कर रहा हूं कि हमारे एक मित्र, लेखिका और पत्रकार योगिता यादव जी पूछ रही हैं कि उस फिल्म का क्या हुआ, क्योंकि वह फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, जूनी। तो इसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि कश्मीर, सूफी संगीत, हवा खातून से आप गहरे जुड़े हुए हैं। देखिए, आप जब आप घूम के देखिए तो पता चलता है कि अगर वो फिल्म बन गई होती तो एक पुल बन गया होता हिंदुस्तान और के हर कोने के बीच में। लोग कश्मीर को पहचानते, कश्मीर वाले हिंदुस्तान के हर कोने को पहचानते, दुनिया कश्मीर को पहचानती। और इसी तरीके से एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग, मुझे लगता है, पैदा हो सकती थी। क्योंकि किसी भी माहौल को हुस्न की निगाह से देखिए ना, और तो उसमें खुशबू पैदा हो जाती है। और कश्मीर तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत क्या नाम है, बहुत इम्कान है खुशबू के हर तरफ। और वो एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा ख़तरा भी है। लोग, मुझे लगता है, सुकून नहीं देखना चाहते हैं। सुकून देखना जो है वो सिर्फ बहुत बड़े लोगों की किस्मत में है। आम आम आदमी जो है वो सुकून से महरूम रखा गया है, रखा जाएगा। जी, इस तरह वो फिल्म रुक गई और अभी मैं उसको
ख्वाब में तो देखता ही हूँ। उसकी जी म्यूज़िक भी बड़ी खूबसूरत थी, जो शहरियार ने जो कलाम लिखा था, जो खय्याम साहब ने कंपोज़ किया था, बहुत उसमें तो कई परतें थीं। अब मैं उसको अभी नहीं इतना लंबा चौड़ा बताना चाहता हूँ कि वो एक अलग ही तजुर्बा था, बल्कि एक समझिए कायदे से देखा जाए तो एक तहज़ीब का एक दायरा था। क्योंकि आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरे की तहज़ीब को उठा के देखें। अगर आप दूसरे की तहज़ीब को नीचे करके देखते हैं तो आप महरूम आप रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे को छोटा बना के देखते हैं, समझ गया? तो उसमें यू आर द लूज़र। अगर आप दूसरे की तहज़ीब को उठा के देखिएगा तो वो तो फिर उधर से एक पूरा बहाव आपकी तरफ आएगा ना। तो ये मसला है कि उसमें क्या था कि वो एक एक पराई तहज़ीब थी, और लखनऊ के होने के नाते से शायद हमने बचपने से सीखा है कि दूसरे की तहज़ीब की इज़्ज़त करना। तो वो उसका पूरा मौका हमें मिला कि उस तहज़ीब की हमने उसको समझा, उसकी सेवा की, और उसको जो भी है जैसे भी था उसको समेट के वहीं छोड़ दिया। कभी न कभी वो तहज़ीब तो हमारे अंदर और उसका एहतराम तो रहेगा हमेशा। जी। तो क्या इसको इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए या उसे पूरा करने की दिशा में कुछ सोचते हैं? वो क्या है मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। लोग जी नहीं, आई डोंट नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि पैसे की निगाहें क्या होती हैं। जी जी। नहीं, मैं समझता हूँ मुज़फ़्फ़र साहब। और मित्रों, मुज़फ़्फ़र साहब ने शुरू में भी यह बात कही थी कि कई सारे महत्वपूर्ण काम कई फ़िल्म निर्देशकों के, कई और लोगों के कई बार मनचाही मनचाहे शक्ल में उस रूप में नहीं आ पाते हैं, जो जिस रूप में आने की परिकल्पना की जाती है, जिस रूप में उनका आना अपेक्षित होता है। तो मुझे लगता है यह मुज़फ़्फ़र अली की इसमें कमी नहीं है, ये हमारी कमी है। कहीं न कहीं हम स्वयं उस दृष्टि से, उस कार्य से वंचित रह जाते हैं। क्षमा जैदी पर एकाग्र के इस आयोजन में आपने हमारे लिए समय निकाला। आप थैंक यू। लगातार मशरूफ रहते हैं, और फिर भी जिस सहजता के साथ, जिस प्रेम के साथ आप यहाँ पर आए, बड़ा अच्छा लगा। जाते जाते एक बात यह कि कोई और ऐसी याद आ रही हो क्षमा जैदी को लेकर जो आप साझा करना चाहें, जो हम आपसे ना पूछ पाए हों? जी क्षमा को लेकर तो बहुत सी बातें हैं, बहुत सी यादें हैं। जी जी तो काफ़ी बातें हैं उनको लेके। कश्मीर से भी जुड़ी हैं, अवध से भी जुड़ी हैं, ज़ूनी से, रूमी से जुड़ी हैं, बहुत सी बातें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्षमा में एक खोज का मानता है ना, जो जो चीज़ें हैं वो देख सकती हैं, बाज़ वक़्त हम नहीं देख सकते हैं, जो हम देख सकते हैं वो नहीं देख सकती। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ को मतलब दूरबीन से देखना पड़ता है, दोनों आँखों से देखना पड़ता है, अंदर की आँख से, बाहर की आँख से। हमारी वाइफ भी इसमें बराबर का उनको साझा रहता है, देखने में, समझने में, एक्सेप्ट करने में, और सबसे बड़ा उसको रिजेक्ट करने में। जी। मित्रों, हम लोग ने आज मुज़फ़्फ़र अली जी को सुना, और क्षमा जैदी के लेखन पर बातचीत सुनी। एक ऐसे बड़े फ़िल्म निर्देशक की बात सुनी, जो स्वयं लेखन से, पेंटिंग से जुड़ा हुआ है और उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। और एक ऐसे
फिल्म निर्देशक के वक्तव्य से दो चार होने का मौका मिला, जो फिल्मों के लिए लेखन और लेखक के महत्व को बखूबी समझता है। मुजफ्फर साहब, आपने समय निकाला, आपका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।